सोचिए, हर साल जनवरी के महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसी लिस्ट एक्सचेंज होती है जिसका सीधा कनेक्शन न्यूक्लियर सिक्योरिटी से है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। वेलकम टू मेगा माइंड एकेडमी, जहां हम इंटरनेशनल रिलेशंस और सिक्योरिटी जैसे मुश्किल टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल, लॉजिकल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं। तो आज हम इसी अनोखी परंपरा को डीकोड करने वाले हैं। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये 1 जनवरी का एक्सचेंज आखिर है क्या। फिर इस समझौते का बैकग्राउंड और इसके की प्रोविजंस को समझेंगे। इसके बाद हम सीबीएम्स के तौर पर इसके फायदे और लिमिटेशंस पर गौर करेंगे और आखिर में इसे ग्लोबल न्यूक्लियर कॉन्टेक्स्ट और भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी के साथ जोड़कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द जनवरी 1 एक्सचेंज, एक अनोखी परंपरा। आखिर ये है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है? सबसे हैरान करने वाली बात है इसकी निरंतरता। ये परंपरा पिछले 35 सालों से भी ज्यादा समय से बिना रुके चली आ रही है। आप सोचकर देखिए, दोनों देशों के बीच रिश्ते कितने भी तनावपूर्ण क्यों न रहे हों, चाहे वो कारगिल युद्ध हो या संसद पर हमला, ये लिस्ट हर साल बिना किसी रुकावट के साझा की जाती है। अच्छा, यहाँ एक बात साफ कर लेते हैं। 1 जनवरी को ना असल में 2 अलग-अलग तरह की लिस्ट्स एक्सचेंज होती हैं। पहले है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट, जो 1988 के समझौते पर आधारित है और 1992 से हर साल 1 जनवरी को दी जाती है। और दूसरी है कैदियों की लिस्ट, जो 2008 के एक अलग अग्रीमेंट के तहत साल में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को एक्सचेंज की जाती। तो सवाल ये उठता है कि समझौते की आखिर जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? चलिए इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, 1980s के दौर में। इस समझौते का पूरा नाम है अग्रीमेंट ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज, और इसका मकसद एकदम सीधा और साफ है कि भारत और पाकिस्तान किसी भी सूरत में एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे और ना ही किसी और को ऐसा करने में कोई मदद देंगे। इसकी टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है, खासकर एग्जाम्स के लिए। देखिए, 31 दिसंबर 1988 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने इस पर साइन किए। फिर 27 जनवरी 1991 को ये समझौता लागू हुआ और ठीक 1 साल बाद 1 जनवरी 1992 को पहली बार दोनों देशों ने अपने परमाणु ठिकानों की लिस्ट एक दूसरे को सौंपी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे, यानी कौन-कौन सी फैसिलिटीज इसके दायरे में आती हैं। तो देखिए, इसका दायरा काफी बड़ा है। इसमें सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ही नहीं, बल्कि रिसर्च रिएक्टर्स, यूरेनियम एनरिचमेंट और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज और न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल से जुड़ी सभी बड़े यूनिट्स शामिल हैं। मतलब कोई भी ऐसी जगह जहां परमाणु दुर्घटना का बड़ा खतरा हो सकता है, उसकी जानकारी शेयर की जाती है। और इस समझौते का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो यही है। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर दोनों देशों के बीच कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट या युद्ध जैसे हालात भी बन जाएं, तब भी इन न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करना पूरी तरह से मना है। ये एक तरह से परमाणु तबाही को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। अब चलते हैं इसके विश्लेषण की ओर। इंटरनेशनल रिलेशंस की भाषा में इसे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर या सीबीएम कहा जाता है। तो आइए समझते हैं कि इसके फायदे क्या हैं और इसकी सीमाएं क्या हैं। तो ये सीबीएम्स यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आखिर होते क्या हैं? देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में ये उन कदमों को कहते हैं जो 2 देशों के बीच हमले के डर को कम करते हैं और आपसी भरोसा बनाने में मदद करते हैं, ताकि किसी भी तरह के मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को टाला जा सके। और ये समझौता इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। यहाँ एक बैलेंस्ड व्यू रखना बहुत जरूरी है। एक तरफ इसके फायदे साफ हैं, ये किसी भी तरह की गलतफहमी या मिसकैलकुलेशन के खतरे को कम करता है, बातचीत का एक चैनल हमेशा खुला रखता है और ये दिखाता है कि दोनों ही देश न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को गंभीरता से लेते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, इसकी कुछ बड़ी लिमिटेशंस भी हैं। सबसे बड़ी कमी ये है कि इसका कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन मैकेनिज्म नहीं है। मतलब जो लिस्ट दी गई है वो कितनी सही है, इसे जांचने का कोई तरीका नहीं है। और साथ ही ये समझौता दोनों देशों के बीच के जो बड़े मसले हैं उन्हें हल नहीं करता। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लग रही है, खासतौर पर अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इस पेशकश को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि क्या इस समझौते के बारे में आपको पहले से जानकारी थी।
चलिए अब इस द्विपक्षीय समझौते को जरा बड़े यानी वैश्विक परिप्रेक्ष्य में रखकर देखते हैं। दुनिया में परमाणु हथियारों को कंट्रोल करने के लिए क्या व्यवस्था है और भारत पाकिस्तान का ये अग्रीमेंट उसमें कहाँ फिट होता है? यहीं पर एनपीटी फ्रेमवर्क की बात आती है। ये ग्राफ दुनिया की परमाणु हकीकत को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। दुनिया के 90% से ज्यादा परमाणु हथियार सिर्फ 2 देशों के पास हैं, रूस और अमेरिका। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि कोल्ड वॉर की विरासत आज भी कितनी जिंदा है और क्यों न्यूक्लियर निरस्त्रीकरण की राह इतनी मुश्किल है। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे जरूरी संधि है वो है एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि, जो 1970 में लागू हुई। इसके 3 मेन पिलर्स हैं: परमाणु हथियारों का प्रसार रोकना, शांतिपूर्ण कामों के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देना और परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य की ओर बढ़ना। अब एनपीटी की एक शर्त है जो थोड़ी विवादास्पद है। ये संधि सिर्फ उन 5 देशों को परमाणु शक्ति मानती है जिन्होंने 1967 से पहले न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था, यानी अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। और इसी भेदभाव वाली शर्त की वजह से भारत, पाकिस्तान और इजराइल ने कभी इस संधि पर साइन ही नहीं किया, जबकि नॉर्थ कोरिया तो इससे बाहर ही निकल गया। तो अगर भारत एनपीटी का हिस्सा नहीं है तो फिर उसकी अपनी परमाणु नीति क्या है? एनपीटी से बाहर रहते हुए भारत का इस मुद्दे पर आधिकारिक रुख क्या है? भारत के परमाणु नीति का जो आधार है, जो सबसे बड़ा सिद्धांत है, वो है नो फर्स्ट यूज यानी एनएफयू पॉलिसी। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत किसी भी लड़ाई में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने वाला पहला देश नहीं बनेगा। इनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किसी परमाणु हमले के जवाब में ही किया जाएगा। भारत का तर्क है कि ये एक डिफेंसिव पॉलिसी है, ऑफेंसिव नहीं। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है, क्या दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए इस तरह के विश्वास बहाली के समझौते काफ़ी हैं, या फिर हमें और भी बड़े और ठोस कदमों की ज़रूरत है? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा और ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स को आसानी से समझने के लिए मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।